You beat the Girl Guide car clubs, eh, Mr. Swinger? You must think you're the real deal. Wake up, Jack. You know, a lot of people think there's something special until life teaches them a lesson. Assalamu alaikum. This is Sir Mohammed Hamza here from accounting. So today we are going to do the statement of cash flows question from June 2023 paper. And majority of students had difficulty in this question, and no doubt this is one of the trickiest questions ever set for statement of cash flows. And such a question has never been tested before. And another thing was that the time duration was quite limited. So it requires time to be able to understand the question, and then students need more time to solve the question. तो अब हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि इस क्वेश्चन को करना किस तरह चाहिए था. M Limited statement of financial position 31st December 2022 has been compared with the previous year. The results are as follows. तो यूजुअली हमें ओपनिंग और क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन दी हुई होती है और अदर इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है, उसको यूज़ करके हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना लेते हैं वर्किंग्स करके. अब इसमें एक अनयूजुअल चीज़ ये, द फर्स्ट थिंग इसके इंक्रीजेज और डिक्रीजेज दिए हमें, यानी ओपनिंग और क्लोजिंग के प्रोबेबली डिफरेंसेस दिए हुए उसने. तो अब स्टूडेंट्स यूज तो होते हैं कि बैलेंस वीडियो बैलेंस सीटी का यूज़ करके वर्किंग्स करके सर्टेन एडजस्टमेंट्स करने के और वैल्यूज फाइंड आउट करने के. तो लैंड बिल्डिंग कैरिंग वैल्यू मीन्स नेट बुक वैल्यू. मशीन कैरिंग वैल्यू इन्वेंट्री. अब देखिए आपको ये जो करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज यानी वर्किंग कैपिटल के आपको इंक्रीजेस और डिक्रीजेस दे दिए, तो ये तो ऑब्वियसली आपके लिए उसने ईजी कर दिया कि आप स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में स्ट्रेट अवे ये वैल्यूज कॉपी पेस्ट कर दें. अच्छा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का इंक्रीज दिया है. ये कैश फ्लो के काफ़ी एंड में जाके ये वैल्यू आती है, तो उसमें कैश का क्लोजिंग बैलेंस तो नहीं है, इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है. और अगर हम 2022 का स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज बना रहे हैं, सो दिस इज गोइंग टू बी द ओपनिंग बैलेंस फॉर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स. तो ओपनिंग बैलेंस और इंक्रीज दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन नहीं है. तो यूजुअली तुम जो क्लोजिंग बैलेंस होता है कैश का, उससे अपना जो कैश फ्लो का आंसर है उससे मैच करते हैं. अब इसमें जो हमारा आंसर है वो इंक्रीज उसने खुद देती है, ये फिगर हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट से भी कैलकुलेट करनी होती है. तो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज में हमारा जो इंक्रीज इन कैश है वो 55,000 आना चाहिए. अगर नहीं आता तो इट मीन्स वी हैव मेड मिस्टेक समवेयर. ट्रेड पेबल ऑर्डनरी शेयर्स का भी इंक्रीज दिया हुआ है. ग्लेड पावर वैल्यू 1 है. शेयर प्रीमियम रिटेन अर्निंग्स 8% बैंक लोन. रिटेन अर्निंग का भी इंक्रीज दिया हुआ है, शेयर प्रीमियम का डिक्रीज दिया हुआ है. द कैरिंग वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग्स अ न्यू बिल्डिंग. जो उसमें देखिए पहली रिक्वायरमेंट है. पार्ट ए भी इंपॉर्टेंट है, हम आंसर करके लास्ट में आंसर करेंगे क्योंकि ऑब्वियसली इनिशियली आप लोग कैलकुलेशंस में इंटरेस्टेड होंगे और मार्क्स भी इसमें कैलकुलेशन के काफ़ी ज़्यादा है. कैलकुलेट द प्रॉफिट फॉर द ईयर. तो फर्स्ट टास्क है हमारा प्रॉफिट फॉर द ईयर. अगर ये सेपरेटली रिक्वायरमेंट नहीं भी देता तो हमें कैलकुलेट करना था, क्योंकि पहले हम प्रॉफिट फॉर द ईयर कैलकुलेट करेंगे, उसके जरिए हम प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस कैलकुलेट करेंगे, और प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट होता है. और अगर हमें प्रॉफिट फॉर द ईयर निकालना है तो हमें डिविडेंड्स की एडजस्टमेंट्स करनी होंगी, उसके बगैर हम निकाल नहीं सकते. ऑन 1 June 2022 an issue of 60,000 bonus shares was made on the base of one ordinary share for every 10 held. The policy of M Limited is to keep its reserve in the most flexible form. The bonus issue was fully covered by the share premium account. It means retained earning में share premium adjust नहीं हुआ. फिर on 1 August 2022 additional new shares were issued for cash at 1.5 per share. अब उसने दिया ही नहीं कि ये न्यू शेयर्स जो अगेंस्ट कैश इशू हुए हैं ये कितने शेयर्स इशू हुए हैं. ऑब्वियसली जो इशू ऑफ शेयर्स हमने फाइनेंस रेस किया है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज हम लेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, तो हमें समहाउ इसको भी कैलकुलेट करना होगा. फाइनल डिविडेंड ऑफ 0.08 पर शेयर पे. फाइनल डिविडेंड देखिए पे हुआ था मार्च 2022 में और बोनस इशू हो रहा है जून 2022 में. इट मीन्स जो फाइनल डिविडेंड है ये बिफोर बोनस इशू जो शेयर्स है उनमें दिया गया. फिर ऑन 1 October एन इंटरिम डिविडेंड ऑफ 0.12 पर शेयर वाज पेड ऑन द शेयर्स हेल्ड ऑन दैट डेट. और देखिए जून को बोनस इशू हुआ, अगस्त को एडिशनल शेयर्स इशू हुए. इट मीन्स इंटरिम डिविडेंड विल बी पेड ऑन अपडेटेड नंबर ऑफ शेयर्स.
वही मैंने आपको कंपनी में कैश फ्लो स्टेटमेंट में प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था कि डिविडेंड्स के साथ ही ज़रूर पड़े कि वो अपडेटेड शेयर्स पे दिए जा रहे हैं या वो कोई स्पेसिफिक शेयर्स पे दिए जा रहे हैं। तो इशू ऑफ बोनस शेयर्स में और देखिए, पहले बोनस इशू हो रहा है और ये फिर कोई न्यू शेयर्स इशू हो रहे हैं अगस्त में। उससे पहले और किसी शेयर इशू की बात नहीं कर रहा। इट मीन्स ये दो शेयर्स इशूज ही हुए ड्यूरिंग द ईयर। तो अगर हमें फाइनल डिविडेंड कैलकुलेट करना है तो बोनस इशू से पहले के शेयर निकालने होंगे। तो बोनस इशू देखिए उसने 1 for 10 किया था, यानी जिसके पास 10 शेयर्स थे उसको 60,000 कंपनी ने बोनस शेयर्स इशू किए। तो इट मीन्स बोनस इशू से पहले के जो शेयर्स होंगे उस पर 1/10 अप्लाई किया होगा, तो हमारे 60,000 शेयर्स आ गए होंगे। तो ये x इज इक्वल टू 600,000 शेयर्स। बोनस इशू से पहले कोई शेयर इशू नहीं हुआ, तो इट मीन्स ये तो ये ओपनिंग नंबर ऑफ शेयर्स होंगे। तो इसमें हम फाइनल डिविडेंड कैलकुलेट कर लेंगे। 600,000 इंटू 0.08, तो दैट मेक्स 48,000। और ये फाइनल डिविडेंड पेड, इट मीन्स ये लास्ट ईयर का फाइनल डिविडेंड हम पे कर रहे होंगे जब भी पुराने शेयर्स पे हो रहा है। अब हमें इंटरिम डिविडेंड निकालना है, तो हमें अपार्ट फ्रॉम बोनस इशू हमें ये भी पता होना चाहिए कि एडिशनल शेयर्स जो है कितने इशू हुए थे। तो इसके लिए एक चीज़ आप लोग देख सकते हैं कि जो ऑर्डनरी शेयर कैपिटल का इंक्रीज है वो 140,000 है। और ऑर्डनरी शेयर्स कैपिटल में से शेयर्स की पार वैल्यू ही आती है। और ये शेयर कैपिटल किसी भी रीज़न की वजह से डिक्रीज नहीं हो सकता। इसके डिक्रीज होने के रीज़न कैपिटल रिडेम्पशन होता था, यानी कंपनी अगर अपने शेयर्स बायबैक करी वो अब आपके सिलेबस पे ही नहीं है। तो इट मीन्स ओवरऑल ये इंक्रीज है। तो एक रीज़न तो देखिए 140,000 के जो ओवरऑल इंक्रीज है उसका एक रीज़न तो ये बोनस इशू होगा, क्योंकि बोनस शेयर जब इशू होते हैं तो ऑर्डनरी शेयर कैपिटल इंक्रीज तो होता है। और ये इन न्यू शेयर्स की वजह से भी इंक्रीज हुआ होगा। तो 140,000 में से जो टोटल इंक्रीज है उसमें से अगर मैं 60,000 बोनस शेयर्स के इशू कर दूँ, तो इजंट इट जो दूसरा शेयर इशू अगस्त में हुआ है उसके शेयर्स आ जाएंगे, तो दैट विल बी 80,000। और इसमें 2-3 शेयर इशू हो रहे हैं, तो उसमें एक नंबर ऑफ शेयर्स की मैंने जैसे कंपनी में रिकमेंड करेगा वो मैं यहाँ भी रिकमेंड करूंगा कि वर्किंग कर ले। तो ईयर बिगनिंग के शेयर 600,000 है, फिर उसमें बोनस इशू के 60,000 शेयर्स हो जाएंगे। और फिर जो कंपनी ने नए शेयर इशू किए हैं, तो अगर ओपनिंग बैलेंस में मैं 2 शेयर इशूज ऐड कर दूँ तो ये अपडेटेड शेयर्स आ जाएंगे 740,000। अब इंटरिम डिविडेंड हमारा 0.12 पर शेयर है, तो ये अपडेटेड शेयर है 740,000। इनको अगर मैं 0.12 से करवा दूँ तो ये 88,800 आ जाएगा। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर की वर्किंग के लिए पहले डिविडेंड्स निकालना जरूरी थे, लेकिन हमें एक और चीज़ भी चाहिए। उसके लिए हमें पॉइंट 1 और पॉइंट 2 भी रीड करने पड़ेंगे। द कैरिंग वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग्स एट 31 दिसंबर 2021 कंसिस्ट ऑफ लैंड and buildings. No depreciation provided on either land or on the building. The building was purchased on 1st January 2021. अब देखिए लैंड पे तो डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होती क्योंकि उसकी अनलिमिटेड यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ होती है और उसकी मार्केट वैल्यू इंक्रीज होती ही रहती है, यानी फेयर वैल्यू। लेकिन बिल्डिंग्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज होना चाहिए।
A new building was acquired in 2022. On 31st December 2022, it was decided that depreciation should have been provided for both buildings at an annual rate of 5% using the SLM. The depreciation charge for 2022 was 26,200. तो अब देखिए जो 2022 में इसने डेप्रिसिएशन चार्ज निकाला है, और हमने जो पुरानी बिल्डिंग है वो 2021 में ली थी, यानी प्रीवियस बिल्डिंग 2021 की बिगनिंग में परचेज की थी, नई बिल्डिंग 2022 में परचेज की है। तो इट मीन्स ये जो डेप्रिसिएशन चार्ज है, तो ये ओल्ड और न्यू बिल्डिंग कंबाइंड होगा। द प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट हैड बीन मेड अकॉर्डिंगली। अच्छा, IAZ पे प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट ये होता है, देखिए सिर्फ 2021 में डेप्रिसिएशन चार्ज कराना चाहिए था इन 400,000 की बिल्डिंग पे, अब नहीं कराया उसने। लेकिन 2021 के जब अकाउंट्स ने बना लिए होंगे और पब्लिश भी कर दिए होंगे, तो अब 2021 के जो पब्लिश अकाउंट्स है उस पर तो ये करेक्शन वो नहीं कर सकता था। एंड अनदर थिंग इज कि इन्होंने डिसीजन 2022 में लिया कि हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना चाहिए। तो ऑब्वियसली एक मिस्टेक है कि 2021 के अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज की गई थी इन बिल्डिंग्स में। तो IAZ में अब ये होता है कि अब 2022 के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगे उसमें प्रीवियस ईयर के फिगर्स भी कंपैरिजन के लिए दिए जाते हैं। ये मैंने अब IAZ के लेक्चर वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था, वो आप लोग उसको रेफर कर सकते हैं। तो उस पर जो 2021 के फिगर्स फॉर कंपैरिजन हमने शो किए होंगे, लिए होंगे, तो उसमें हम ये इस चीज़ की करेक्शन करेंगे। तो इजंट इट जो 2022 में अब जो रिटेन अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस है उसमें ऑब्वियसली हम डेप्रिसिएशन की करेक्शन करेंगे, क्योंकि अगर 2021 में हमने डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करा है तो प्रॉफिट फॉर द ईयर गलत होगा। प्रॉफिट फॉर द ईयर में ये ओमिशन होगा तो उसकी वजह से रिटेन अर्निंग भी गलत होगा, 2021 का बैलेंस ही थी। और वही 2022 का आपका ओपनिंग बैलेंस बना होगा, तो हमने 2022 में जो रिटेन अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस है जो कि 2021 से हमने ब्रॉड फॉरवर्ड किया होगा, उसमें हम इस डेप्रिसिएशन की करेक्शन हमने की होगी। वो कह भी रहा है कि प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट हैज़ बीन मेड अकॉर्डिंगली। और बिल्डिंग की कॉस्ट 4 लाख है, और इसमें 2021 और 22 की डेप्रिसिएशन डिफरेंट तो होगी नहीं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड से वो डेप्रिसिएशन चार्ज कराएंगे। तो अब ये 5 लाख की जो बिल्डिंग थी, इस पर 4% डेप्रिसिएशन चार्ज कराया होगा, तो ये आपका 20,000 आ जाएगा। और इसकी रेलेवेंस क्या है, रिटेन अर्निंग का देखिए हमें ओवरऑल इंक्रीज दिया हुआ है, और ये इसने इंक्रीज इस तरह नहीं निकाला होगा कि सिर्फ वो ट्रांजेक्शन जो कि रिटेन अर्निंग को इंक्रीज कर रही होंगी उनको प्लस प्लस करके निकाल दिया। जो ईयर एंड के ओवरऑल इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं वो हमेशा नेट बेसिस में होते हैं। ये आपने दूसरे चैप्टर्स में AS में और A2 में भी आप लोगों ने कैलकुलेट किया होगा। तो उसने जो ट्रांजेक्शन रिटेन अर्निंग को इंक्रीज करी होंगी उनको ऐड कराया होगा, और वो इवन वो ट्रांजेक्शन जो रिटेन अर्निंग को डिक्रीज करी होंगी उनको माइनस कराया होगा। तो फिर आखिर में ये नेट इंक्रीज आया होगा 34,900 का। तो अब इस पे ही जो हमने रिटेन अर्निंग के ओपनिंग बैलेंस पे अपने डेप्रिसिएशन की करेक्शन की होगी, तो उससे हमारा रिटेन अर्निंग जो है वो उस पर डिक्रीजिंग इफेक्ट आया होगा 20,000 से। डिविडेंड्स की वजह से भी डिक्रीजिंग इफेक्ट आया होगा रिटेन अर्निंग्स में। और जो प्रॉफिट फॉर द ईयर रेटिंग थे, और वो प्रॉफिट फॉर द ईयर कह रहा है रिक्वायरमेंट में, इट मीन्स प्रॉफिट फॉर द ईयर या लॉस फॉर द ईयर नहीं होगा। प्रॉफिट फॉर द ईयर ने जबकि रिटेन अर्निंग को इंक्रीज किया होगा। तो यूजुअली तो हम रिटेन अर्निंग के बैलेंस BD और CD को यूज़ करके निकालते थे, यहाँ हम सिर्फ इंक्रीज को यूज़ करके प्रॉफिट फॉर द ईयर कैलकुलेट करेंगे। तो अब हमारे पास सर्टेन इंपॉर्टेंट फिगर्स है, तो नाउ वी कैन अंडरटेक दिस टास्क।
प्रॉफिट फॉर द ईयर है वो वन ऑफ द रीजंस फॉर इंक्रीज होगा, उसको अननोन रख लेते हैं। फिर ये जो फाइनल डिविडेंड है इसने डिक्रीज किया होगा, जो इंटरिम डिविडेंड है उसने भी डिक्रीज किया होगा, और जो रिटेन अर्निंग के ओपनिंग बैलेंस को हमने 20,000 से गिराया होगा इस डेप्रिसिएशन की वजह से, उसने इसको डिक्रीज किया होगा। एंड वी डोंट नीड टू वरी अबाउट शेयर प्रीमियम, क्लियरली उसने बता दी कि शेयर प्रीमियम से सारा बोनस इशू हुआ है, तो इट मींस रिटेन अर्निंग को उसने नहीं डिक्रीज किया होगा बोनस इशू ने। तो अब 34,900 में ये सब ऐड हो जाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं हमारा प्रॉफिट फॉर द ईयर क्या आता है। 191,700। तो एक तरह दिए मैंने आपका पार्ट भी करवा दिया, अब वैसे 4 मार्क्स का लेकिन एफर्ट थोड़ी ज़्यादा थी। अब उसके बाद जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो कैश फ्लो की है, और कैश फ्लो स्टार्ट करने तो हमें प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस चाहिए, तो उसके लिए अब हमें इस इंटरेस्ट से भी डील करना होगा। और एक्चुअली इसमें ये इतना डिफिकल्ट नहीं था, आप लोग हम ये सही कर सकते थे, लेकिन मेजोरिटी ने ये भी गलत किया था। द 8% बैंक लोन वॉज टेकन आउट इन 2020। A partial repayment of 60,000 was made on 1st April 2022। अब देखिए यहाँ से 60,000 का डिक्रीज दिया हुआ है, अब अगर आप लोग नीचे के एडजस्टमेंट ना पड़े तो आप लोग 40,000 पे ही पूरे साल का इंटरेस्ट निकाल देंगे, तो इसीलिए क्वेश्चन पूरा पढ़ना चाहिए। तो वो ऊपर डिक्रीज को देखना काफ़ी नहीं, आपको इस चीज़ को भी देखना चाहिए था। अच्छा देखिए, हम जो ये 60,000 रीपे कर रही है अप्रैल 2022 में कर रहे हैं। इसका मतलब ये मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ। मीन्स आपका लोन जो है जनवरी से लेके मार्च तक पूरा 1 लाख रहा होगा, और अगर अप्रैल की बिगनिंग में आपने 60,000 रीपे कर दिए तो इसका मतलब फ्रॉम अप्रैल टिल दिसंबर आपका ये लोन रहा होगा 40,000, क्योंकि 1 लाख पे 60,000 रीपे कर दिए तो 40,000 बच गया। इसका मतलब 1 लाख पे 3 मंथ का इंटरेस्ट निकलेगा, और ये जो आपका 40,000 है इस पे 9 महीने का इंटरेस्ट निकलेगा। और टैक्स की देखिए, बस क्वेश्चन में कोई बात नहीं कर रहा, सो यू गाइस डोंट नीड टू वरी अबाउट टैक्स। तो सबसे पहले जो 1 लाख है, एट परसेंट आपका इंटरेस्ट रेट है। मसला है कि जो 8% है वो पर एनम है, वो पूरे साल का इंटरेस्ट रेट होता है आपके सीआईज में। तो इससे आपको पूरे साल का इंटरेस्ट आएगा, उसे आप डिवाइड बाई 12 करें और फिर उसे मल्टीप्लाई बाय 3 कर दे, तो आपका 3 महीने का इंटरेस्ट आ जाएगा। और प्लस जो आपका 40,000 है, 40,000 पे भी आप 8% का इंटरेस्ट निकालेंगे, तो डिवाइड बाय पूरे साल का आएगा, उसे आप डिवाइड बाय 12 करेंगे और उसे मल्टीप्लाई बाय 9 करेंगे। तो पहले चले ये वाली वैल्यू निकाल लेते, 3 महीने का इंटरेस्ट कितना होगा। तो ये आपका 2,000 है, फिर ये 9 महीने का इंटरेस्ट निकाल लेते जो कि 40,000 पे होगा। ये आपका सिर्फ ये आपका 2,400 है, तो 2,000 पे 2,400 ऐड करें तो दैट विल बी 4,400।
तब समझ ले पार्ट सी के लिए हो रहा है प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस। अभी वो पता नहीं, उसको एक्स रखते हैं। अब उसमें से हमने ये इंटरेस्ट माइनस किया होगा 4400 का, तो हमारा प्रॉफिट फॉर द ईयर आया होगा 191700 का। तो अब हमें इसमें ये ऐड बैक कर दे तो हमारा प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस आ जाएगा 191700 प्लस 4400। तो दैट इज 196100 प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस आपका आ गया। तो स्टार्टिंग पॉइंट हमें मिल गया कैश फ्लो के लिए। डेप्रिसिएशन आपको बिल्डिंग्स की भी दी हुई है, आपको उसकी मशीनरी की भी दी हुई है, तो वो हमें कैलकुलेट करने की फिलहाल ज़रूरत नहीं है। इंक्रीज इन इन्वेंट्री, ट्रेड इन्वेंट्री का डिक्रीज, ट्रेड रिसीवर, ट्रेड पेबल की एडजस्टमेंट आपको उसने दी हुई है। इंटरेस्ट के बारे में और कोई एक्रूज प्रीपेमेंट उसने दिया नहीं, इसका मतलब जितना इंटरेस्ट ड्यू था वो हमने पे कर दिया। अच्छा, लेकिन ये देखिए जो मशीन है विद अ कैरिंग वैल्यू वाज सोल्ड फॉर 29,500। इट मीन्स हमें इस पे गेन लॉस एंड डिस्पोजल निकालना होगा, और इस पे लिमिटेड इन्फॉर्मेशन दी है, तो बेहतर है हम इसको लॉजिकली कैलकुलेट करें। तो अब इस केस में देख सकते हैं कि जो हमारी प्रोसीड्स है वो नेट बुक वैल्यू से ज़्यादा है, यानी कैरिंग वैल्यू से। तो अगर प्रोसीड्स नेट बुक वैल्यू से ज़्यादा थी तो दैट ऑलवेज मीन्स गेन ऑन डिस्पोजल। तो हमारी प्रोसीड्स है 29,500 की, नेट बुक वैल्यू है 28,600। तो ये हमारा 900 का गेन ऑन डिस्पोजल है। तो फिलहाल हमारे पास अभी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के लिए तो सब कुछ है। लेकिन हम इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग के एलिमेंट्स भी अभी कैलकुलेट कर देंगे। इन्वेस्टिंग से पहले आई वुड लाइक टू कंप्लीट फाइनेंसिंग, ऑल्दो एक फेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग के बाद ही बनाऊंगा। फाइनेंसिंग में देखिए, एक तो आपका ये डिविडेंड्स हमने निकाल लिए, वो यूज़ हो जाएंगे। अब एडिशनल शेयर से कितना है वो भी निकाल सकते हैं ऊपर जाके। तो ये जगह हमने जो 80,000 अगस्त में शेयर्स इशू किए थे, नंबर ऑफ शेयर्स हमने निकाल दिए थे। तो ये जो हमारे 80,000 शेयर्स है, एक शेयर इशू हो रहा है 1.5 का, और शेयर इशू में एक शेयर जितने का इशू हो रहा है उससे जितना फाइनेंस आ रहा है कंपनी में वही मैटर करता है। तो 80,000 को एग्जैक्टली हम इशू वैल्यू से ही करवा देंगे। तो दैट विल लीड टू 120,000 डिविडेंड्स है, और लोन की रिपेमेंट 60,000 के मैसेजेस ले लेंगे कैश फ्लो में। अब फाइनेंसिंग के लिए, इन्वेस्टिंग के लिए हमें एक दो वैल्यूज चाहिए। देखिए प्रोसीड फ्रॉम डिस्पोजल तो चले दिया हुआ है। अब मशीनरी का ना ओवरऑल आपका डिक्रीज है। अब डिक्रीज हो रहा है तो एक तो डेप्रिसिएशन की वजह से डिक्रीज हो रहा होगा, और डिस्पोजल भी हो रही है। लेकिन हो सकता है स्टिल पॉसिबिलिटी हो कि इसमें कोई एडिशन भी की हो, तो हम इस चीज़ को वेरीफाई करेंगे। चल इसके लिए थोड़ा कलर चेंज करते हैं ताकि थोड़ा चेंज आ जाए। अब देखिए मशीन का डिक्रीज है, सही है, तो -34,600। अब अगर कोई एडिशन हुई होगी तो उससे तो ये इंक्रीज हुआ होगा। ये जो 34,600 है ये नेट है, तो इंक्रीज डिक्रीज को प्लस माइनस करके हमने ओवरऑल ही डिक्रीज निकाला होगा। तो पहले अगर एडिशन कोई होगी तो उससे इंक्रीज हुआ होगा। फिर आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि अब मशीन जब डिस्पोज ऑफ करते तो ऑब्वियसली हमने उसकी नेटबुक वैल्यू को माइनस किया होगा, हमने ओवरऑल डिक्रीज निकालने के लिए। अब इसमें अगर आप 29,500 ले लेंगे तो आपका बिल्ड मशीन का एडिशन सही नहीं आएगा, अगर कोई हो भी रहा होगा तो क्योंकि ऑब्वियसली मशीनरी का नेटबुक वैल्यू का काउंट है, तो उसमें हम नेटबुक वैल्यू के बेसिस पे इंक्रीज डिक्रीज निकाला, तो यहाँ हमने नेटबुक वैल्यू को एडजस्ट किया होगा। तो हम यहाँ 28,600 को लेंगे जो कि इसने माइनस किया होगा।
और फिर ये जो डेप्रिसिएशन चार्ज है इससे भी नेटबुक वैल्यू ओवरऑल डिक्रीज हुई होगी ड्यूरिंग द ईयर बाय 42,600। देख लेते हैं अगर पॉजिटिव आंसर आ रहा होगा तो इट मीन्स एडिशन है, तो -34,600 प्लस 28,600 प्लस 42,600। चले देखते क्या आता है। -34,600 प्लस 28,600 माइन प्लस 42,600, तो 36,600 आ रहा है पॉजिटिव। इट मीन्स ये एडिशन हो रही होगी। अब इस पे जो मेन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हुई थी वो बिल्डिंग का एडिशन निकालने में हुई थी, और बिल्डिंग में तो खुद ही बता रहे न्यू बिल्डिंग वाज एक्वायर्ड इन 2022। तो भाई ये बता भी देता जो है, थोड़ा एहसान ही करता कि भाई कितने की बिल्डिंग परचेज की है उसने। तो इस तरह की चीज़ें उसने अनकही छोड़ दी पेपर में, ताकि स्टूडेंट्स के सर में दर्द हो। तो इस पे दो तरीके इसको निकालने के, या तो आप इसको कैरिंग वैल्यू को यूज़ करेंगे, और अगर आप इस चीज़ में इतने अच्छे नहीं है इससे डील करने में, तो इसका एक आसान तरीका भी है। और मैंने अपने चैनल पे नॉन प्रॉफिट का नवंबर 2020 का क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट था। मैंने अपने चैनल में नॉन प्रॉफिट के लिए क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना था 16 मार्क्स के लिए। अब इसमें देखिए डेप्रिसिएशन ओवर चार्ज दिया हुआ है इसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कंप्यूटर्स का। पुराने कंप्यूटर्स की नेटबुक वैल्यू दी हुई थी, ये भी कहा उसके कंप्यूटर्स 25% आरपीएम से डेप्रिशिएट होंगे। अब उसने ये भी कहा कि कंप्यूटर न्यू परचेज किया गया था ड्यूरिंग द। अब ऑब्वियसली बैलेंस शीट तो दिया हुआ नहीं था कि हम उसके जरिए निकाल लेते, या नेटबुक कंप्यूटर्स की नेटबुक वैल्यू का इस क्वेश्चन की तरह इंक्रीज या डिक्रीज दे ओवरऑल। तो इस पर तो देखिए करना यही था। अब नेटबुक वैल्यू पुराने कंप्यूटर्स की नेटबुक वैल्यू दी हुई है, कोई डिस्पोज ऑफ कंप्यूटर हुआ नहीं है और नए कंप्यूटर भी खरीदे, तो ये जो डेप्रिसिएशन चार्ज इसमें है इसमें पुराना और ओल्ड और न्यू कंप्यूटर दोनों का कंबाइंड होगा ये। तो उसमें हम पुराने कंप्यूटर्स पे डेप्रिसिएशन निकाल सकते थे, उसके और इस टोटल कंप्यूटर की डेप्रिसिएशन के डिफरेंस से हमने निकाल लिया था कि न्यू कंप्यूटर्स की डेप्रिसिएशन कितनी होगी, और वो हमने न्यू कंप्यूटर्स की कॉस्ट पे ही कैलकुलेट किया होगा फर्स्ट ईयर में। तो उसके इस तरह हमने इक्वेशन बना के उसकी कॉस्ट निकाल ली थी न्यू कंप्यूटर की। तो ये वैसा ही कुछ उसने इस क्वेश्चन में भी टेस्ट किया, अगर आप इंक्रीज के जरिए नहीं निकाल पाते बिल्डिंग का इंक्रीज। तो उसने देखिए आपको 2022 का डेप्रिसिएशन चार्ज दी 26,200। और ऊपर मैंने पुरानी जो बिल्डिंग्स पे डेप्रिसिएशन है वो 20,000 निकाली है। तो अभी जो 26,000 28,000 ये जो 26,200 है, इसमें से 20 इसमें से तो देखिए 26,200 टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज है, उसमें से अगर आप 20,000 पुराने बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन माइनस कर दें, तो इजंट इट जो 6,200 है वो आपका डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन न्यू बिल्डिंग होगा। और स्ट्रेट लाइन भी, तो इसलिए थिंग्स बिकम इवन लेस कॉम्प्लिकेटेड। अभी जो 6,200 है ये इस नई बिल्डिंग की जो कॉस्ट होगी उस पर 5% कैलकुलेट किया होगा। देखिए, अगर आप इसे चाहें तो, और 0.05, तो अब अगर मुझे इस बिल्डिंग की कॉस्ट निकालनी तो 62,000 को अगर मैं डिवाइड बाई 5% या 0.05 कर दूँ, तो इजंट इट मेरी न्यू बिल्डिंग की कॉस्ट आ जाएगी। तो 62,000 को अगर आप 5% से डिवाइड करें या 0.05 से डिवाइड करें, जो कि मेरा रिकमेंडेशन है, तो 124,000 इज द
कॉस्ट ऑफ न्यू बिल्डिंग। अब जिसमें से आपको ये जिनको कुछ को होता है इसी मेथड से मजा, उन्होंने स्पेस से निकाल भी दिया। लेकिन हर किसी को ऑब्वियसली ये चीज़ क्लिक नहीं करेगी, तो हमें इससे भी निकालना आना चाहिए ये जो उसने डिक्रीज डिक्रीज दिया हुआ है। और इसमें आपको ओपनिंग बैलेंस एक तरह से दिया हुआ है क्योंकि 31 दिसंबर 2021 के जो क्लोजिंग बैलेंसेज हैं वो ओपनिंग हो जाएंगे 2022 के। और आप में से मेजोरिटी ने पेपर में शायद ये भी किया होगा कि ये बिल्डिंग लैंड एंड बिल्डिंग्स का जो इंक्रीज है 77,800। उसमें जो ओपनिंग बैलेंस है इसका जो कि 150 प्लस 400 होगा। तो 150,000 आपने ओपनिंग बैलेंस लैंड का लिया होगा। आपने फिर जो पुरानी बिल्डिंग है जिसकी कॉस्ट 4 लाख है, उसमें अगर प्राइस पे एडजस्टमेंट की तो उसको 20,000 से डिक्रीज किया होगा, यानी उसमें 2021 की डेप्रिसिएशन भी एडजस्ट की होगी। और इसमें से डेप्रिसिएशन चार्ज जो है माइनस किया होगा क्योंकि उसने ऑब्वियसली इसको डिक्रीज किया होगा। और फिर जो न्यू बिल्डिंग की कॉस्ट है उसको एक्स रखा होगा। तो ये तो ये दोनों जो है वो ब्रॉड फॉरवर्ड के एलिमेंट्स हैं, और ये दोनों जो है वो आपके चेंजेस के एलिमेंट है, यानी जो किसी वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे होंगे ड्यूरिंग द ये ओपनिंग बैलेंस है। अब आप लोग ओ लेवल से लेके अभी तक जितने अकाउंट्स पढ़ी, इवन बेसिक लेवल से लेके अब तक जितने अकाउंट्स पढ़ी है, तो उसमें एक चीज़ का तो आइडिया होगा। एंड दिस इज एक्चुअली रॉन्ग बिकॉज जो ओपनिंग बैलेंस होता है ना, अगर आप ब्रॉड फॉरवर्ड पे आप प्लस माइनस चेंजेस को करें, यानी जो उसको चेंज कर रही होती हैं, तो इजंट इट उससे तो हमारा बैलेंस शीट ही आ जाता है। तो अगर आप ये जो ओपनिंग बैलेंस है सबसे चेंजेस को एडजस्ट कर रहे हैं, तो भी मोर प्रिसाइज आप लोगों ने इसको x माइनस 0.05 ऑफ x किया होगा, यानी जो नई बिल्डिंग है इसका भी डेप्रिसिएशन आप लोगों ने एडजस्ट किया होगा इसमें 6,200 का। तो हम चेंजेस को एडजस्ट करते हैं ओपनिंग बैलेंस पे, तो प्लस माइनस चेंजेस करते तो जो उसको चेंजेस है उसको तो बैलेंस शीट ही आ जाता है हमारा। तो आपको ये जो ओपनिंग बैलेंसेस है इनको नहीं लेना। तो इसने ये इंक्रीज है ना 77,800 का, ये ड्यूरिंग देयर जो ट्रांजेक्शन्स लेंट को बिल्डिंग्स की वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज करी होंगी, सिर्फ उनको प्लस माइनस करके हमने निकाला होगा, उसमें ओपनिंग बैलेंस नहीं आएगा। ओपनिंग बैलेंस वगैरह हम चेंजेस एडजस्ट करते हैं तो उससे तो बैलेंस शीट ही आ जाता है, वो तो हमारे यहाँ निकालना मकसद ही नहीं है। हमें एक चेंज को निकालना है जो कि बिल्डिंग की एडिशन है, जो न्यू बिल्डिंग हमने एक्वायर की है। इधर ऊपर के लिए आप लोग को एक बात बता देता हूँ। अब रिटेन अर्निंग का आप लोग इंक्रीज दिया हुआ है, सही है। अब एक स्टूडेंट मुझसे ये भी कहा था कि रिटेन अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस भी दिया हुआ था, लेकिन एक पूरा क्वेश्चन अगर पढ़ ले तो रिटेन अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ, सिर्फ उसका इंक्रीज है। सपोज करें रिटेन अर्निंग का भी अगर आप लोग को ये इंक्रीज दिया, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ होता, तो मैं यहाँ प्रॉफिट फॉर द ईयर निकालते वक्त नहीं लेता उसको, क्योंकि अगर मैं चेंजेस पे ओपनिंग बैलेंस को प्लस या माइनस करूँ, डिपेंड करता है कि वो पॉजिटिव या नेगेटिव है, तो उससे तो बैलेंस शीट ही आ जाएगा ना, वो तो मेरा मकसद ही नहीं है ना यहाँ निकालना। अभी चाहे मशीन्स की भी बात कर ले, इस पर भी अगर ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ तो मैं स्ट्रेट अवे इग्नोर करता उसको, क्योंकि इंक्रीज या डिक्रीज में जो ओपनिंग बैलेंस नहीं एडजस्ट होता, अकाउंट्स में इंक्रीज ओपनिंग बैलेंस में आप इंक्रीज डिक्रीज उसको प्लस माइनस करते तो बैलेंस शीट ही आ जाता है। तो अगर आप लोग को बिल्डिंग की कॉस्ट इंक्रीज या डिक्रीज से निकालनी तो उसके लिए ये अंडरस्टैंड करना जरूरी है।
और इससे अगर आप ये बिल्डिंग का इंक्रीज या डिक्रीज निकालेंगे तो वो आपका अब लोग सॉल्व करके देख भी ले तो आएगा नहीं। अब हम क्या करेंगे, 77,800 को रखेंगे। मेथड टू न्यू बिल्डिंग कॉस्ट, अब 77,800 में जो अब न्यू बिल्डिंग है उसकी कॉस्ट हम ऐड कर रहे होंगे, और लैंड बिल्डिंग की कोई डिस्पोजल नहीं हुई है। और हमने इसमें 20,000 भी माइनस कराया होगा क्योंकि पिछले साल चार्ज नहीं किया था, तो अब हमने 20,000 से ओपनिंग बैलेंस को डिक्रीज किया होगा, तो जो 20,000 का डिक्रीज है, और फिर इसको फर्दर हमने डिक्रीज किया होगा 26,200 से, जो कि टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर है। तो अब अगर आप 77,800 में ये जो 20,000 ऐड करें और ये 26,200 ऐड करें, अब देखिएगा आपका 1,24,000 आ गया। तो आई थिंक सो डेप्रिसिएशन निकालना वॉज इजी वे आउट, लेकिन इससे भी ऑब्वियसली आना चाहिए निकालना, तो इससे भी अगर आप सही से करें तो आ सकता था। So now we are done with almost all the adjustments. Now we can prepare the cash flow statement. हाँ, इसमें वर्किंग ठीक ठाक है। तो एक तो देखिए एग्जामिनर ने भी आप लोगों को 17 मार्क्स दिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के, मार्क्स ज़्यादा हैं, और फिर वर्किंग की भी ठीक ठाक बड़ी जगह दी थी उसने आप लोग। तो पहले ऑब्वियसली इसका जो फर्स्ट सेक्शन होता है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होता है।
तो इसका जो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन है वो हमने निकाला था 196,100। फिर हम इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स को एडजस्ट करते हैं। जो लैंड एंड बिल्डिंग्स का डेप्रिसिएशन है वो है 26,200। नॉन कैश एक्सपेंस है, ये ऐड होगा। इसी तरह पे डेप्रिसिएशन मशीनरी का भी है, मशीन्स। इसका डेप्रिसिएशन चार्ज है 42,600। अब इसके बाद हमें इन्वेंट्री और वर्किंग कैपिटल की एडजस्टमेंट्स ऑलरेडी गिवन है, तो हम उनको कॉपी पेस्ट कर देंगे। जैसे ये डिक्रीज इन इन्वेंट्री है, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल है और इंक्रीज इन ट्रेड पेबल है। अब इन्वेंट्री का डिक्रीज जो है, ये इनफ्लो होता है। इन्वेंट्री डिक्रीज हो रही है, ये मैंने आपको लेक्चर वीडियो में बताया था कैसा क्यों होता है। क्योंकि हमारा उसका इन्वेंट्री सेल हो रही है, कैश रिलीज हो रहा है, कैश इन्वेंट्री में स्टक नहीं हो रहा, या कम कैश हो रहा है। अब ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज हो रहा है, सो दैट इज एन आउटफ्लो। आई थिंक तो ज़रा सा बेहतर कर देना चाहिए। दैट विल बी 5,900। और गेन ऑन डिस्पोजल है एक मशीन पे 900 का। नॉन कैश इनकम विल बी सब्ट्रैक्टेड क्योंकि प्रीवियसली वो इनकम स्टेटमेंट में ऐड हुई थी। और ट्रेड पेबल इंक्रीज हो रहा है 5,600 से। इंक्रीज इन ट्रेड पेबल इज अ कैश इनफ्लो, क्योंकि हम पेमेंट डिले करके अपना कैश फ्लो इंक्रीज इंप्रूव कर रहे हैं। तो 26,200 और कोई एडजस्टमेंट ऐसा है नहीं। 42,600 प्लस 3,600 माइनस 5,900 माइनस 900 प्लस 5,600, so that makes 71,200। बल्कि हम सारा साथ ही एडजस्ट करें ताकि थोड़ा टाइम सेव हो। फाइनेंस कॉस्ट को भी हम यही ले लेंगे जो इंटरेस्ट हमने पे किया है, दैट इज 4,400। तो 26,200 प्लस 42,600 प्लस 3,600 माइनस 5,900 माइनस 900 प्लस 5,600 माइनस 4,400। तो दैट इज 66,800। अब ये पॉजिटिव फिगर है तो ये ऐड हो जाएगा प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस में। तो 26,2,900 इज द नेट कैश फ्लो। अगर पॉजिटिव है तो नेट कैश फ्लो जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। Now we are going to deal with investing activities. इन्वेस्टिंग भी हमारे पास मौजूद है।
आप तो पेपर में एब्रीविएशन फुल फुल वर्ड ही लिखिएगा, मैंने एब्रीविएशन ऐसे ही ताकि तो टाइम सेव हो जाए। तो 1,24,000 की मेरी बिल्डिंग की एडिशन है, और 36,600 के मैंने वो खरीदे। आप दोनों को अलग अलग भी लिख सकते हैं, कंबाइन करके भी लिख सकते हैं। अभी टू सेव टाइम ऑफ द रिकॉर्डिंग मैं दोनों को कंबाइन करके लिख रहा हूँ। तो ऑब्वियसली आउटफ्लो होगा क्योंकि इसमें पैसे खर्च होते हैं। वेयर इज डिस्पोजल प्रोसीड्स आपका इनफ्लो होगा। डिस्पोजल प्रोसीड्स उसने आपको खुद दिया हुआ है 29,500। तो इसका नेगेटिव नेट कैश फ्लो आएगा क्योंकि जो आउटफ्लो है वो ज़्यादा है और जो इनफ्लो है वो कम है। तो इसका 131,100। तो नेगेटिव किसी सेक्शन का कैश फ्लो में नेगेटिव नेट कैश फ्लो आएगा तो आप उसे लिखेंगे नेट कैश फ्लो यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। सबसे पहले जो इशू ऑफ शेयर से आया है, क्योंकि उसको निकालने में एफर्ट थी तो इसलिए पहले मैं उसको लेना प्रेफर करूंगा। इशू ऑफ शेयर्स, हमें इशू ऑफ शेयर से कितना रिसीव हुआ? 120,000 वर्किंग में निकाला था। इंटरिम डिविडेंड इज ऑफ 88,800, ये आउटफ्लो होगा। फाइनल डिविडेंड है हमारा 48,000 का, ये भी आउटफ्लो होगा। और लोन रिपेमेंट उसने आपको खुद बताई हुई 60,000 की है, तो ऑब्वियसली वो भी हमारा आउटफ्लो होगा। तो 120,000 माइनस 88,800 माइनस 48,000 माइनस 60,000। तो अनफॉर्चुनेटली इसका नेगेटिव नेट कैश फ्लो है, नथिंग कैन बी डन अबाउट दैट। 76,800। तो अब ये जो हमारे तीनों सेक्शंस है इनके नेट कैश फ्लोज को आपस में प्लस माइनस करेंगे डिपेंडिंग अपॉन वेदर दे आर पॉजिटिव और नेगेटिव। वी विल गेट इंक्रीजिंग, और इसमें इंक्रीज ही आना चाहिए क्योंकि उसने आपको ओवरऑल इंक्रीज वहाँ टेबल में दिया है। So I hope so that's equal to the one given by the examiner in this question. 262,900 minus 131,100 minus 76,800. Yes. तो देखिए जो हमारा इंक्रीजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, जो मेरा 155,000 आ रहा है, और जो बाबा जी ने भी आंसर दिया है वो 55,000 का दिया है। अब ऑब्वियसली आपको पूरे मार्क्स चाहिए तो इसमें ओपनिंग ऐड करके सीडी ज़रूर निकाल दीजिएगा। अब इसमें कंफर्मेशन बैलेंस सीडी से नहीं, इससे होनी थी जो उसने इंक्रीज दिया। तो जो उसने इंक्रीज दिया हमारा भी इंक्रीज हुआ आ रहा है, इसका मतलब क्वेश्चन हमने सही सॉल्व किया। और अब ये नहीं दिखेगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से ओपनिंग है, ये दिखेगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट 1 जनवरी 2022। एग्जामिनर ये पसंद करता है। तो हमारा ओपनिंग बैलेंस है 42,000। अब ये हो जाएगा आपका 55 प्लस 42, तो दैट मेक्स 97,000। तो आई होप सो आप लोग को क्लियर हुआ होगा कि कैश फ्लो का क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना था। और देखिए आई ऑल्सो एग्री दैट द क्वेश्चन इज ट्रिकी एंड डिफिकल्ट। तो अब इसमें किसी को डेप्रिसिएशन वगैरह बहुत अच्छा आता होगा या आईएजेड बहुत अच्छा आता होगा तो वो बिल्डिंग के एडिशन वगैरह निकाल सकता था। आप लोग को अगर कंपनीज में अच्छा आता है, और देखिए कंपनी
मैं यही कहता हूँ कि इन कंपनीज लाइक द बैकबोन। जैसे कंपनी अच्छा आता होगा तो वो बोनस इशू के जरिए ओपनिंग शेयर्स भी निकाल देगा, वो फिर इसके और इंक्रीज इन ऑर्डनरी शेयर कैपिटल दिए हुए उसके जरिए नए शेयर्स कितने इशू हो रहे हैं वो निकाल देगा, उसके जरिए नए शेयर से कितना फाइनेंस आ रहा है वो निकाल देगा कंपनी में, और उसके जरिए वो इन टर्म में फाइनल डिविडेंड भी निकाल सकता है। तो जिसको कंपनी अच्छा आता है वो इन कैलकुलेशंस में अपने मार्क्स सेव कर सकता है या कर सकता था। इसी तरह आपको लॉस एंड गेन और डिस्पोजल निकालना ईजी था इसमें। वर्किंग कैपिटल के एडजस्टमेंट्स आपको दिए हुए थे, इंटरेस्ट निकालना इस पर इतना डिफिकल्ट नहीं था, एडजस्टमेंट तो ओ लेवल तक में आती है ऐसी। तो अगर आपसे सब नहीं भी हो रहा था इस क्वेश्चन में, तो जब भी स्ट्रेंथ से वीकनेसेस के हिसाब से कुछ कैलकुलेशंस अगर आप लोगों ने पेपर में मैनेज कर ली हैं या कर ली हैं, तो स्टिल एज पर थ्रेशोल्ड आप लोग डिसेंट ग्रेड में लाई कर देंगे। लेकिन अगर उसमें आप इजी चीज़ें भी सही नहीं कर सके तो इट मीन्स कि आप लोगों ने टॉपिक की वैसी प्रैक्टिस नहीं की थी।